तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्स पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर 4 है, कार्बन एवं उसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसको बेहतरीन तरीके से नोट्स के साथ अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कार्बन। क्या है कार्बन? कार्बन होता क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। तो यहाँ पर डिफिनीशन दिया हुआ है, कार्बन एक क्या है? एक अधातु है। क्या है? एक अधातु है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है, यानी इसकी जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, एक में हाइड्रोजन होता है, 2 में हीलियम होता है, 3 में लिथियम होता है, 4 में बेरिलियम होता है, 5 में बोरोन होता है और 6 में कार्बन। तो परमाणु संख्या कितना होता है? 6 किसका है? कार्बन का है परमाणु संख्या 6। ठीक है, द्रव्यमान की बात करें तो 12 AMU होता है या फिर 12 U होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2,4 होता है। पहला कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरा में 4 आते हैं। इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। कार्बन चतुसंयोजी है। चतुसंयोजी कहने का मतलब ये 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड? 4 बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि इसकी संयोजकता कितना है? 4 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है। अब दूसरा टॉपिक है यहाँ पर कार्बन की विशेषता। कार्बन की विशेषता के बारे में समझते हैं। पहला है चतुसंयोजी यानी टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी होता क्या है ये समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, कार्बन 4 संयोजक बंध बनाता है, यानी जो 4 संयोजक बंध बनाता है उसे चतुसंयोजकता कहते हैं, यानी टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो कार्बन है वो कितने हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? 4 हाइड्रोजन से, यानी ये क्या है? ये एक संयोजक बंध है। क्या है? एक संयोजक बंध है। किसका? कार्बन का है। ठीक है, इधर से एक कार्बन जुड़ गया, 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 इस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखिए, कार्बन से कितने क्लोरीन जुड़ा हुआ है? 4, 1 2 3 1 4, 4 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यानी CCl4। ठीक है, तो ये चतुसंयोजकता का एग्जाम्पल है। अब नीचे समझते हैं श्रृंखलन। श्रृंखलन होता क्या है? श्रृंखलन को इंग्लिश में कैटेनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटेनेशन कहते हैं। अब ये कैटेनेशन होता क्या है ये समझते हैं। कार्बन अपने ही परमाणु से जुड़कर लंबी श्रृंखला, शाखा युक्त श्रृंखला तथा वलय बनाता है। क्या बनाता है? वलय बनाता है। उसे क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है, लंबी श्रृंखला बनाता है। कौन बनाता है? कार्बन, और अपने ही परमाणु से जुड़कर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर कार्बन 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 अपने ही परमाणु से जुड़कर एक लंबी चेन बनाया हुआ है, और सीधा भी है। कार्बन 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 कार्बन, ये क्या है? एक लंबी चेन है। लंबी चेन है ना, तो ये एक क्या हो जाएगा? एक लंबी श्रृंखला हो जाएगा। क्या? कौन सी श्रृंखला हो जाएगा? लंबी श्रृंखला या फिर सीधी श्रृंखला हो जाएगा, क्योंकि ये सीधा लंबी बना रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर सीधी तो था, लेकिन बीच में एक कार्बन को ऐड कर दिया गया। क्या कर दिया? ऐड कर दिया गया, यानी एक इसका ब्रांच हो गया। क्या हो गया? ब्रांच हो गया। क्या हो जाएगा? शाखा हो जाएगा। ब्रांच को हिंदी में क्या कहते हैं? शाखा कहते हैं। तो शाखा युक्त श्रृंखला। ठीक है, अब तीसरा में विलय। विलय कहने का मतलब ये गोल की आकार का रहेगा। कैसे आकार का रहेगा? गोल के आकार का रहेगा। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर गलती दिया हुआ है, यहाँ पर फिर से बनाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर ऐसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पर ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर। ये किसका? ये वलय के आकार का है, और ये बेंजीन है। क्या है? एक बेंजीन है। ठीक है, अब नीचे समझते हैं श्रृंखलन के कारण ये क्यों होता है ऐसा, ये समझते हैं। ठीक है, श्रृंखलन के कारण समझते हैं। तो यहाँ पर श्रृंखलन के कारण पहला है, कार्बन कार्बन बंध बहुत मजबूत होता है। कैसा होता है? तो मजबूत बंधन होता है। ठीक है, दूसरा, कार्बन परमाणु का आकार जो होता है वो छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। अब तीसरा टॉपिक है सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है ये समझते हैं। जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण यानी शेयरिंग करते हैं, तो बनने वाला जो बंध होता है या फिर बंधन जो होता है वो संयोजक बंध कहलाता है। कैसा बंध कहलाता है? संयोजक बंध कहलाता है। यानी जब दो परमाणु जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे? साझा करेंगे, यानी शेयरिंग करेंगे। यहाँ पर किसी से गेन नहीं किया जा रहा है या फिर लॉस नहीं किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? शेयर किया जा रहा है।
जहाँ पर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर एक होगा तो ये शेयर नहीं होगा, ये क्या करेगा, किसी को दान कर देगा, किसी को क्या कर देगा, दे देगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजकता 2 है तो ये भी क्या कर देगा, दान कर देगा, लेकिन शेयर नहीं करेगा। किसी के पास 3 रहेगा तो ये भी क्या कर देगा, दान कर देगा, शेयर नहीं करेगा। 4 रहेगा तो 4 क्या कर देगा, ये शेयर करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन जिसके पास भी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो क्या कर देगा, शेयर कर देगा। क्या करेगा, शेयर कर देगा, साझाकरण करेगा। इसी तरह जिसके पास 5 है तो ये शेयर नहीं करेगा और ना ही किसी से क्या करेगा, किसी को देगा। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इसको 8 पुराना है तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 3 चाहिए। ये किसी से साझा नहीं कर रहा है, ले रहा है। अगर किसी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो ये भी किसी को नहीं देगा और ना ही किसी से क्या करेगा, शेयर करेगा, साझाकरण करेगा। ये 2 ठो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने पास लेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसके पास 8 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर 7 रहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, ये भी एक क्या करेगा, लेगा, किसी से शेयर नहीं करेगा और नहीं किसी को देगा। ठीक है, अगर 8 रहेगा तो ये कुछ नहीं करेगा, ये क्या एक न्यूट्रल है। ठीक है, ये ना किसी से शेयर करेगा, ना किसी को देगा, ना किसी से लेगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है, पूरा है। ठीक है, तो यहाँ पर संयोजक बंध या फिर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब दो परमाणु, कितने परमाणु, जब 2 परमाणु इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, साझाकरण करते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो जो बनने वाला बंध होता है वो क्या कहलाता है, संयोजक बंध कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में H2O2CH4 HCl, ये क्या है, एक उदाहरण। जैसे H2 दिया हुआ है, यहाँ पर जो H2 दिया हुआ है कैसे लिखा हुआ है, ये संयोजक बंध कैसे है, ये समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए, हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर 1 ठो इलेक्ट्रॉन दे दिए। फिर यहाँ पर H2 है, यानी हाइड्रोजन तो होगा ना, एक हाइड्रोजन इधर है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब क्या करेगा, न ये किसी को देगा, वैसे एक दिए थे, वैसे वहाँ पर जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी को किसी को दे देगा, किसी को दान कर देगा। ठीक है, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन यहाँ पर अपने ही परमाणु को क्या कर रहा है, न दे रहा है न ले रहा है, यहाँ पर शेयर कर रहा है। क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन H+ है तो इसको भी तो माइनस होना चाहिए ना इसको लेने के लिए, लेकिन ये माइनस नहीं है, दोनों प्लस है। कैसा, प्लस है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या करेगा, तो यहाँ पर ये वाला जो हाइड्रोजन है, वैसे पहला कक्षक में 2 होता है इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन पास 1 था पहले से, यहाँ पर पहले से 1 इलेक्ट्रॉन था, इसको पूरा ऑक्टेट करना है। पहला कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 रहता है, दूसरा में 8 रहता है, तीसरा में 18 रहता है। तो पहला कक्षक में 2 रखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा करना पड़ेगा 2 कक्षक को। तो यहाँ पर देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसका पहले से था, तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेगा, यानी इससे क्या करेगा, शेयर करेगा। ठीक है, तो अब इसके पास 2 पुट जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन पुट जाएगा, 2। अब ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी इसके साथ क्या करेगा, से अति कर लेगा, ले लेगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने पास ले लेगा, यानी लेने का मतलब इनका शेयर करेगा। ये वाला हाइड्रोजन ये वाला इलेक्ट्रॉन से लेकर शेयर करेगा, और ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, यानी दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, CH4 भी बनाता है, HCl भी बनाता है। O2 कैसे बनाता है वो समझते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स कितना होता है, 2 6। क्यों होता है, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 8 होता है, 8 होता है। तो पहला कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, जो बच गया वो दूसरी कक्षक में पूरा होने के लिए 8 होना चाहिए, लेकिन इसके पास 6 है, 2 6। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 क्यों होगा, क्योंकि इसके लास्ट कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है। ये संयोजक इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन है O2, यानी 2 ठो ऑक्सीजन होगा, O उधर भी हो जाएगा, इधर भी O रहेगा। लास्ट में कितना देना है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 2 4, एक 5 और एक 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके पास भी 6 होगा, 2 3 4 5 1 6। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसको कितना चाहिए, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो अब 8 कहाँ से लगा, 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा, तो ये दोनों तो निगेटिव वाला एलिमेंट है, तो ये दोनों न किसी से लेगा और न किसी को देगा, ये आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अब ये वाला ऑक्सीजन बोलेगा जो हम तुमको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं पूरा ऑक्टेट करने के लिए, लेकिन तुम भी हमको कितना इलेक्ट्रॉन दो, 2 इलेक्ट्रॉन दो, तभी तो पूरा ऑक्टेट पूरा हो पाएगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन था। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा,
साझा करेगा। क्या करेगा? साझा करेगा, ठीक है। लेकिन अब ये ऑक्सीजन बोलेगा अगर हम आपको दिए हैं तो आप भी तो हमें दीजिए, तभी तो पूरा होगा ना बदला। तो यहाँ से भी 2 ये ले लेगा, लेगा नहीं मतलब शेयर करेगा, ये इसको 2 देगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, दोनों आपस में साझा करेंगे। क्या करेंगे? साझा करेंगे। तो इसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हो गया H2O2 CH4 HCl, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ समझते हैं सहसंयोजक यौगिक के गुण। सहसंयोजक यानी कोवैलेंट बॉन्ड के यौगिक गुण क्या होंगे वो समझते हैं। इसका जो गलनांक और क्वथनांक हो जाता है कम होता है, पहले ही समझा चुके हैं। कार्बन क्या है? एक अधातु है और अधातु का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? कम होता है, लेकिन धातु का उच्च होता है, याद रखिएगा। विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं। जल में कम घुलते हैं परंतु कार्बनिक विलायकों में घुलते हैं। कार्बनिक विलायक जो होगा उसमें घुल जाते हैं, लेकिन जल में क्या कैसे कम घुलता है? कैसा घुलता है? कम घुलता है, यानी ज़्यादा नहीं घुलता है। लेकिन कार्बनिक में क्या हो जाएगा? घुल जाता है। कार्बनिक विलायक में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। अब नीचे चौथा टॉपिक है हमारा संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? संतृप्त और असंतृप्त को कहते हैं सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप समझते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है अल्केन और असंतृप्त में आता है एल्कीन और एल्काइन। पहले समझते हैं अल्केन होता है क्या। परिभाषा से पहले यहाँ पर पहले ही समझ लेते हैं अल्केन क्या होता है। अल्केन जो सिंगल बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। और एल्कीन कैसा बॉन्ड बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होगा। फिर से समझिए, एल्केन कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल। और एल्कीन डबल बॉन्ड और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इतना समझ में आया। और एल्केन जो होगा वो कैसा हाइड्रोकार्बन होगा? संतृप्त होगा, ठीक है। और एल्कीन और एल्काइन कैसा बॉन्ड होगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। कैसा होगा? कार्बन हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। अब एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+ में 2 होता है। इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n+ में 2 होता है। उदाहरण की बात करें तो जैसे CH4 हो गया, C2H6 हो गया, C3H8 हो गया, ठीक है। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जैसे अल्कीन आ गया। क्या आ गया? अल्कीन। अल्कीन डबल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर CH4 जो था, जैसे एग्जाम्पल अल्केन में CH4 था, यानी कार्बन के पास कितना? 4 वैलेंसी, यानी 4 हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर बना लेते हैं बीच में CH4। यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा। तो ये कितने हाइड्रोजन जुड़ गया? 1 2 3 और 1 4 और एक कार्बन है यानी CH4, यानी और सब सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये सभी सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो एल्केन कैसा बॉन्ड बनाता है? कैसा बंधन बनाता है? तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और ये कैसा हाइड्रोकार्बन होता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं। इसमें जो एल्कीन होता है कम से कम कितना बंध बनाता है? द्विबंध होता है। कैसा बंध बनाता है? तो द्विबंधन बॉन्ड बनाता है, यानी द्विबंध होता है, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और इसको डबल बॉन्ड बनाने के लिए एक और कार्बन की जरूरत होता है। क्या ये अकेले डबल बॉन्ड बना पाएगा? नहीं, इसके लिए एक और हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, तभी तो ये डबल बॉन्ड बना पाएगा। लेकिन सिंगल बॉन्ड में क्या था? एक कार्बन था, इधर से एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना लिया, इधर से सिंगल बॉन्ड बना लिया, इधर से सिंगल बॉन्ड बना लिया, इधर से सिंगल बॉन्ड बना लिया। लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने के लिए कितना कार्बन कम से कम चाहिए? 2 कार्बन चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए भी कितना कार्बन चाहिए? 2 कार्बन की आवश्यकता होती है। इतना आपको याद रखना है। कम से कम एक द्विबंध C डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। किसमें? अल्कीन में। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n इसका सूत्र होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो अगर n बराबर 2 लेते हैं, n बराबर कार्बन परमाणु संख्या 2 लेते हैं और इस फार्मूला में पुट करते हैं, इस सूत्र में पुट करते हैं, n बराबर 2, n की जगह पर कितना लिखना है? n की जगह पर 2 लिखना है। तो इसका सूत्र हो जाएगा C2H4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C2H4 हो जाएगा, जिसे इथीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इथीन कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर C2H4 का, तो कार्बन कितना है? 2 है। इसके बीच में कितना बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये क्या है? एल्कीन है, ठीक है। तो इसका वैलेंसी पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर 1 2, तो इधर से आ जाएगा 3, इधर से 4, 2 3 4। जहाँ पर हाइड्रोजन पुट कर दीजिए, जहाँ पर बॉन्ड लगा हुआ, एक यहाँ पर हाइड्रोजन पुट कर दीजिए, एक यहाँ पर हाइड्रोजन पुट कर दीजिए, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन पुट कर दीजिए, तो C2H4 हो जाएगा इसका सूत्र, ठीक है। इथीन आपको याद रखनी, वही यहाँ पर लिखा हुआ है इथीन का। C2
H4, उसका स्ट्रक्चर भी नीचे दिया हुआ है। अब समझते हैं नीचे एल्काइन के बारे में। किसके बारे में? एल्काइन के बारे में। एल्काइन कैसा बॉन्ड बनाएगा? ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। एल्केन में CnH2n+2 होगा, एल्किन में आ जाएगा CnH2n हो जाएगा, और एल्काइन में CnH2n-2 होता है। ये आपको सूत्र याद रखना है। जैसे यहाँ पर कार्बन परमाणु संख्या 2 लेते हैं तो इसका उदाहरण हो जाएगा C2H2 हो जाएगा। ये हो जाएगा इथाइन। क्या हो जाएगा? इथाइन हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। अब 7 नंबर टॉपिक है हमारा IUPAC नेमिंग, ठीक है। IUPAC नेमिंग, तो यहाँ पर समझते हैं, अगर कार्बन की संख्या अगर 1 है तो इसके लिए लगता है मिथ। क्या लगेगा? मिथ लगेगा। अगर कार्बन परमाणु संख्या 2 है तो इसके लिए इथ लगता है। क्या लगता है? इथ। अगर 3 है तो प्रोप, 4 है तो बट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नन, 10 है तो डेक। वैसे आपको 10 तक पढ़ना है। अगर 11 होगा तो क्या होगा? डूडेक होगा। 12 होगा, सॉरी 11 होगा तो डूडेक होगा, 12 होगा तो डू के बाद डाइडेक होगा, 13 होगा तो ट्राइडेक होगा। तो ये सब आपको पढ़ना नहीं है, वैसे 10 तक आपको याद रखना है। 1 के लिए मिथ लगता है, 2 के लिए इथ लगता है, 3 के लिए प्रोप लगता है, 4 के लिए ब्यूट लगता है, 5 के लिए पेंट लगता है, 6 के लिए हेक्स लगता है, 7 के लिए हेप लगता है, 8 के लिए ऑक लगता है, 9 के लिए नॉन लगता है, 10 के लिए डेक लगता है, ठीक है। 11 के लिए डूडेक लगता है, लेकिन 10 तक आपको याद रखना है। इसके बाद नीचे है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? 8 नंबर में रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन, इसके बारे में समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ जैसे कि आ गया, अभिक्रिया आ गया, जैसे पहला नंबर में आ गया दहन। दहन को इंग्लिश में कंबशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंबशन कहते हैं। अब ये होता क्या है? जैसे यहाँ देखिए CH4 किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा मीथेन ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर देगा, और प्लस में उष्मा भी रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? उष्मा भी रिलीज करेगा। ये कैसा अभिक्रिया है? तो कंबशन अभिक्रिया है, कंबशन रिएक्शन है, ठीक है। अब ऑक्सीकरण देखते हैं, ऑक्सीडेशन। जैसे इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या प्राप्त होगा? CH3COOH प्लस में H2O प्राप्त होगा, ठीक है। इसे इथेनॉइट भी कहते हैं, ठीक है। जैसे योग अभिक्रिया क्या होता है? एडिशन रिएक्शन क्या होता है? यहाँ देखिए, असंतृप्त यौगिक जो होगा वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा और संतृप्त यौगिक बनाएगा। जैसे यहाँ देखिए, असंतृप्त यौगिक क्या हो गया? जैसे C2H4 हो गया। क्या हो गया? C2H4 हो गया। यहाँ पर किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? H2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कर रहा है। अगर हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा किसकी उपस्थिति में? निकेल की उपस्थिति में, Na की उपस्थिति में, तो क्या उत्पाद मिलेगा? C2H6 देगा। क्या उत्पाद मिलेगा? C2H6। और C2H6 क्या है? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसा कार्बन है? तो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। 8 नंबर हो गया। अब 9 नंबर समझते हैं। अब 9 नंबर में है इथेनॉल। क्या है? इथेनॉल। इथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH होता है, C2H5OH होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके गुण के बारे में समझते हैं। पहला रंगहीन द्रव होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। दूसरा जल में घुलनशील होता है, ये जल में क्या हो जाता है? घुल जाता है। ये अच्छा विलायक होता है। कैसा विलायक होता है? अच्छा विलायक होता है, ठीक है। इसका उपयोग की बात करें तो यहाँ पर उपयोग दिया हुआ है। इसका दवाइयाँ, इत्र, ईंधन के रूप में, सैनिटाइजर आदि इसके रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसको यूज किया जाता है। इथेनोइक या फिर इथेनोएट एसिड के बारे में समझते हैं, यानी CH3COOH के बारे में समझते हैं। तो इसका गुण खट्टा स्वाद, यानी इथेनोइक अम्ल का कैसा स्वाद होता है? एसिटिक एसिड का खट्टा होता है, क्योंकि ये एसिड है, एसिड खट्टा ही होता है, पहले से ही समझ रहे हैं। तो इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। सिरका विनेगर का मुख्य घटक है। किसका मुख्य घटक है? तो विनेगर का कैसा है? मुख्य घटक है। उपयोग की बात करें, यूज की बात करें, तो अचार बनाने में, सिरका बनाने में, खाद बनाने में, खाद उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, एसिटिक एसिड का, ठीक है, यानी इथेनोइक अम्ल का, यानी CH3COOH का, ठीक है। अब है 11 नंबर। 11 नंबर में है स्ट्रीफिकेशन। क्या है? स्ट्रीफिकेशन, यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये स्ट्रीफिकेशन क्या होता है? किसी ही एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक
अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर तथा जल बनाता है। किसके साथ? तो अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एस्टर और जल बनाता है। इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। वही यहाँ पर लिखा हुआ परिभाषा, यहाँ पर अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एस्टर और वाटर बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्कोहल में जैसे ले लेते हैं C2H5OH, ये क्या है? इथेनॉल है। क्या है? इथेनॉल। ये अल्कोहल भी कहा जाता है इथेनॉल को। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर ले लिया। कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है CH3COOH। ठीक है, CH3COOH, इसे इथेनोइक अम्ल भी कहते हैं या फिर एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए, दोनों को जो आपस में रिएक्शन करवाएंगे किसकी उपस्थिति में? कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में क्या करेंगे? गर्म करेंगे। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा? एस्टर प्राप्त होगा। एस्टर का सूत्र होता है CH3COOH C2H5 होता है, और प्लस में क्या देगा? H2O देगा, वाटर देगा। यानी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं, क्या प्राप्त हुआ? एस्टर प्राप्त हुआ, प्लस में वाटर प्राप्त हुआ। एस्टर को हम इथाइल एथोनेट भी कहते हैं। ठीक है, ईस्टर की सुगंधित गंध होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक नोट में दिया हुआ है, ईस्टर की सुगंधित क्या होती है? एक गंध होती है। अब है 12 नंबर, 12 नंबर में समझना है साबुन एवं उपमार्जक। साबुन और उसके उपमार्जक के बारे में पढ़ना है। तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। साबुन और उपमार्जक का यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पर दोनों बीच में अंतर दिया हुआ है। जैसे यहाँ देखिए, वसीय अम्लों के सोडियम पोटासियम लवण, यानी साबुन क्या होता है? वसीय अम्लों की क्या होते हैं? सोडियम या फिर पोटासियम क्या होते हैं? एक लवण होते हैं। लेकिन ये जो होता है उपमार्जक, कृत्रिम रूप से यानी सिंथेटिक उपमार्जक होते हैं। कैसे होते हैं? सिंथेटिक यानी कृत्रिम अपमार्जक होते हैं। लेकिन ये वसीय अम्ल सोडियम या पोटासियम लवण होते हैं। ठीक है, ये उपमार्जक होते हैं, तो ये लवण होते हैं। दूसरा है कठोर जल में कम प्रभावी। कठोर जल में कम प्रभावी होते हैं, लेकिन ये कठोर जल में प्रभावी होता है। ठीक है, अधिक प्रभावी होता है, ये कम होता है। साबुन की बात करें तो ये झाग बनाता है। क्या बनाता है? झाग, लेकिन कम झाग बनाता है। लेकिन अपमार्जक की बात करें तो ये भी झाग बनाएगा, लेकिन अधिक झाग बनाता है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है हमारा 13 नंबर में, मीसेल। क्या है? मीसेल। मीसेल के बारे में समझते हैं। साबुन के अणु जल में गोलाकार संरचना बनाते हैं। साबुन के अणु जो होते हैं, अणु, वो कैसा संरचना बनाते हैं? तो गोलाकार संरचना बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मीसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मीसेल कहते हैं। इसका बाहरी भाग जो होता है जल की ओर भीतरी भाग या फिर तेल या गंदगी की ओर रहता है, जिससे गंदगी हट जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए मीसेल का डायग्राम बनाया हुआ है। मीसेल का क्या हुआ है? डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पर जो ये है, ये जल की ओर यानी हाइड्रोफिलिक भाग है। ये कैसा भाग है? हाइड्रोफिलिक भाग है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो है ये तेल या फिर गंदगी की ओर है, यानी हाइड्रोफोबिक भाग है। कैसा भाग है? हाइड्रोफोबिक भाग है। यानी साबुन के अणु कैसा संरचना बनाता है? तो गोलाकार संरचना बनाता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? मीसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मीसेल कहते हैं। इसकी जो बाहरी भाग जल की ओर, भीतरी भाग तेल गंदगी की ओर रहता है, और जिससे क्या कहते हैं? गंदगी हट जाती है। तो ये मीसेल का परिभाषा हो गया, और इसके बारे में डिफिनीशन हो गया, और यहाँ पे स्ट्रक्चर भी हो गया। इसके पार्ट के बारे में भी समझ लिए, किसको क्या कहते हैं। इसको तेल या फिर गंदगी की ओर यानी हाइड्रोफिलिक भाग है, और ये कैसा भाग है? तो हाइड्रोफिलिक भाग है। हाइड्रोफिलिक और ये हाइड्रोफोबिक भाग है। अब ये टॉपिक कंप्लीट होता है, और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है पूरा नोट्स के साथ। बढ़िया तरीके से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।